नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदनी आईएएस में स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को पता है कि जो आपकी आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा जिसकी डेट 25 मई 2025 है, आप उसको ध्यान में रख करके बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए, आपके इतिहास को कवर करने के लिए, आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी इस लेक्चर के माध्यम से आपको कवर कराई जा रही है, जिसमें एक एक शब्द को पढ़ करके, समझ करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे क्या होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप एनसीईआरटी हमारे साथ रह करके पढ़ ले जाएंगे। अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं सही से, तो फिर आपको इतिहास में इतनी बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है जितनी औरों को भी हो सकती हो। पता नहीं कि उन्होंने पता नहीं कैसे क्या पढ़ाई की हो, लेकिन हम इतना अच्छा करेंगे कि हमारे जो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं हर वर्ष प्रीलिम्स परीक्षा में, तो वो हमारे सही हों। और आप ये 15 से 20 क्वेश्चन ये कर ले जाएंगे, है ना। फिर ज्योग्राफी और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा एक्सपर्ट लगा लेंगे, तो उससे क्या आपका प्रीलिम्स परीक्षा पास हो जाएगी। और जो हम आपको पता है कि हमें आप लोगों की थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में से शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएंगे, जिससे क्या होगा, उनको ये लेक्चर मिले, है ना। क्योंकि हम हर शब्द को बड़े डिटेल से एक एक शब्द को पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि आपका कुछ छूटे ना, आपका कुछ बचे ना, बस ये हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो, हम बहुत जल्दी हम आपकी एनसीईआरटी इस इतिहास की खत्म करने वाले हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमने आपसे ये भी कहा कि ये आपके जो परिवार में जो बच्चे हैं, क्लास 6 के हों, चाहे 7th के हों, चाहे 8 के हों, या 9th के 12th तक के हों, तो आप उनको ये लेक्चर शेयर कीजिए, है ना। तो उनको फायदा होगा और उनकी समझ विकसित होगी, और आगे जो आने वाली जो परीक्षाएं होंगी कंपटीशन की, उनमें उन्हें बहुत आसानी मिलेगी, और वो पहले अटेम्प्ट में ही कम उम्र में ही जॉब पा जाएंगे, है ना। तो आपको पता है। तो आपका टाइम गंवाए बिना हम चलते हैं। आपके क्लास 8 की जो हिस्ट्री एनसीईआरटी है, जिसमें हमारा चौथा अध्याय है ना। और इससे पहले हमारे अध्याय हो चुके हैं क्लास 8 के, और इससे पहले दो क्लास की एनसीईआरटी कवर हो चुकी है इतिहास की, क्लास 6 क्लास 7 की। उसके लेक्चर रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे नंदिनी आईएएस के नाम का एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें ये क्लासेस सीधी सीधी वही मिल जाती है ना। वहाँ पे यूट्यूब वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके क्लासेस सारी मिल जाएंगी आपको, और इधर इधर उधर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, जितनी क्लास होंगी सब वही पहुंचती हैं। इसलिए आप हमारे इसको ऐप को डाउनलोड करें और करवाएं। तो आपका टाइम गंवाए बिना हम चलते हैं अपने अध्याय की ओर। क्या अध्याय हमारा, है ना। तो हम अपने अध्याय की ओर चलते हैं। इसमें अध्याय 4 है ये, है ना। अध्याय कितना है? अध्याय 4 है। और जिसमें क्या कहा गया है, आदिवासी। आदिवासी को जानते होंगे आप। दीकू, दीकू को जानते होंगे। दीकू मतलब इसमें बोला गया बाहरी लोग, यानी अंग्रेजों को ही इन्होंने दीकू बोला है आदिवासियों ने, है ना। और एक स्वर्ण युग की कल्पना मतलब कैसे की जाती है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो आपको पिछली बार आपने पढ़ चुका है, पढ़ ली आपने, एंशियंट को पढ़ा है ना, चीजों को समझा होगा। आए थे साम्राज्य, आए थे व्यापार करने के लिए, और अंग्रेजों ने जमा लिया अपना साम्राज्य, है ना। व्यापारी से लेके साम्राज्य तक ये कैसे विस्थापित हुए आपको पता चल गया, है ना। इन्होंने किस तरह से रियासतें हड़पी, है ना। किस तरह से क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों पर इन्होंने अपने कानून थोपे, है ना। स्थायी बंदोबस्त हो गया, महलवाड़ी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, ये कानून थोपे, है ना। और फिर अब उनको, जब ये उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कर लिया, अब आ गया आदिवासियों पर शासन करने की नीति। तो अब इसमें एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, हर चीज को सब समझते हुए पढ़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो हम शुरू करते हैं आपका टाइम गवाए बिना। देखिए, 1895 की बात है। कब की? 1895 की बात है कि बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में, जो छोटा नागपुर के जंगल है ना, तो झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। किसको? बिरसा नाम के एक आदमी को। जो झारखंड, आधुनिक झारखंड राज्य है, उसमें छोटा नागपुर नाम की जगह है, या डिस्ट्रिक्ट लग रहा होगा वो, तो उसके जंगल है ना, उनमें उसको घूमते हुए देखा गया, बिरसा नाम के एक व्यक्ति को, है ना। तो उसमें क्या है, लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। किसके पास? बिरसा जो व्यक्ति उसमें जो जंगल में पाया गया, तो लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। तो क्या होगा, चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है, उसके पास ऐसी शक्तियां हैं, है ना। कैसी? सारी बीमारियां दूर कर सकता है, और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता। मतलब ऐसी शक्ति उसके पास, जो अनाज की आपकी अगर छोटी ढेरी है, तो उसको वो कई गुना बढ़ा देगा।
और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देगा। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया, अब बिरसा ने खुद यह बता दिया, ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दीकुओं, दीकुओं उसमें क्या किसको बोला, बाहरी लोगों को, भगवान ने उसे लोगों की रक्षा के लिए और दीकुओं की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा। उसने, बिरसा नाम के व्यक्ति ने यह खुद ही ऐलान कर दिया। आप देखेंगे ये उसने खुद ही ऐलान कर दिया, है ना। और कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। जैसे उसने ऐलान किया तो लोगों को विश्वास हो गया, तो वो लोग उनके पीछे हजारों की संख्या में हो गए। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने में सक्षम होगा, या वो उनकी समस्या दूर करने के लिए आया है, ऐसा उन लोगों को यकीन हो गया। इससे उनके पीछे हजारों की संख्या में लोगों की संख्या एकत्रित हो गई। आप देखेंगे, है ना। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंडा परिवार में जन्म जन्म हुआ था बिरसा का। मुंडा एक जनजाति समूह है। क्या है मुंडा? क्या है? एक जनजाति समूह है, जनजाति समूह है। छोटा नागपुर में ये रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी, बिरसा के समर्थक हैं, वो उसके इलाके के जो दूसरे आदिवासी हैं उनका क्या नाम दिया गया, जैसे संथाल हो गया, है ना, उराव हो गया, ये भी उनके समर्थन में शामिल थे। ये दूसरे समुदाय के आदिवासी थे, ये भी लोग इनमें बिरसा के उसमें शामिल थे, है ना। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। ये लोग किससे बेचैन थे? उनके आसपास जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी समस्या आ रही है, है ना, तो उससे लोग बेचैन हो रहे थे। तो उनको लगा था कि ये लोगों की समस्या सॉल्व करने के लिए आए हैं, तो इससे हमारी भी समस्या हो जाएगी। इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, है ना, छोटे से ढेर को कई गुना बड़ा कर देते हैं, बीमारियां खत्म कर देते हैं। तो इस समय से, तो इस जहां जहां तक ये बातें फैली, तो ये सुनकर के और भी आदिवासी समुदाय थे, वो भी इनके साथ एकत्रित हो गए, है ना। अब देखेंगे उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट हो रही दिखाई दे रही थी। किन? उन लोगों की, उन लोगों की परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। देखेंगे आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। क्या हो रहा था? आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। कृष्णा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। क्या है? ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है कि बिरसा किन समस्याओं को सोल्व करना चाह रहा था। ये थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग, है ना। आपको पता है, तो उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? उन्होंने इस इलाके के जो लोग थे उनको गुलाम कैसे बना लिया? ये समस्या है। तो देखिए हमने इसमें क्या समझा, जैसे ये इलाके के लोगों को गुलाम, उन्होंने जो बाहरी लोग थे वो कौन थे, और उन्होंने इलाके के लोगों को कैसे गुलाम बना लिया, ये थोड़ी उनकी समस्या थी, समझने की उनकी बात थी, है ना। तो अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, ये भी कुछ मार्क चिन्ह है। अंग्रेजों के शासनकाल में आदिवासियों के साथ हो क्या रहा था, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, जानेंगे। आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। आदिवासी जो पहले जीवन जी रहे थे, वो जो अब जीवन जिएंगे उसके बाद अंग्रेजों के आने के समय, तो वो उसमें क्या बदलाव हो रहे थे हम उसको भी पढ़ेंगे, है ना। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे, इसमें कहा गया है एनसीईआरटी में। तो इसको थोड़ा देख लेंगे चित्र को, ये जो हमारा चित्र है इसको थोड़ा देख लेंगे। यह उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं हैं। उड़ीसा की जो डोंगरिया कंद कबीले की जो महिलाएं हैं, जो बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। और देखिए बाजार जाने के लिए नदी में घुस करके, नदी के अंदर प्रवेश कर करके बाजार को जा रही है ना, ये महिलाएं, इसको आपको चित्र में दिखाया गया है। तो ये हमने पढ़ लिया है ना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वो अंग्रेजों के आने से आदिवासियों में किस तरह का चेंजेस आए, है ना, उनका जीवन कैसे बदला, तो इन चीजों के बारे में हम अब पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो उन्होंने कैसे चेंजेस लाए थे। तो पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने पिछले साल की जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, है ना, उसमें आदिवासी समाज के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा था, है ना। वो हमने आपको बड़े शब्द बड़े गहराई से पढ़ाया था, एक एक शब्द को पढ़ करके आपको सुनाया था, और आप भी हमारे साथ पढ़ रहे थे, है ना। जो नए हैं तो आप वहां से जाइए और उस जो हमारे लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको जल्दी से कवर कर लीजिए। जिससे क्या होगा, जो आएंगे आने वाली जो क्लासेस है वो आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी, है ना। तो पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था, है ना। तो
ज्यादातर कबीले के रीत रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीत रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। जो कबीले की जो रीत रिवाज थी, जो रस्में थी, वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई रीत रिवाज रस्मों से भिन्न थी। कबीलों आदिवासी कबीलों की बात हो रही है इसमें, उनसे उनसे भिन्न थी, क्योंकि वो आदिवासी समाज ही ब्राह्मणों से छूटा हुआ था, है ना। उन्होंने तो और ब्राह्मणों ने सब पर ही अपना पुरोहित ज्ञान दे दिया था, लेकिन उनको छोड़ करके, है ना, तो वो उसकी रीत रिवाज इनसे भिन्न थी, है ना। और देखेंगे रस्मों से बहुत अलग थी, ये आपने पढ़ लिया। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे, मतलब इन समाजों में कोई गहरे सामाजिक भेद नहीं थे, उनके अंदर अस्पृश्यता नहीं थी, उन समाज में जाति पाति नहीं थी, छोटा बड़ा नहीं था उन आदिवासी समाजों में, तो इसमें कहा गया है। तो ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं, है ना, है ना। तो हमने पढ़ लिया ऐसे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। एक कबीले के सारे लोग एक कुटुंब में बंधे होते, वो एक दूसरे की समस्या को समझते थे, एक दूसरे के काम में आते थे। वो अगर एक को दिक्कत होती है तो सारे लोग उसके दिक्कत को संभालने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए वो लोग एक साथ खड़े हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने कुटुंब के बंधनों में बंधे होने की बात की है ना। तो मुझे उम्मीद है कि वासुदेव कुटुंब का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आया होगा, है ना, यहीं से निकल के आया होगा, मतलब पॉसिबिलिटी है ना। इतिहास को पढ़ने से हमें चीजें समझ में आती है ना। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सब कुछ है तो आदिवासियों के बीच में कोई सामाजिक ही फर्क नहीं हो, कोई आर्थिक गतिविधियों का ही फर्क ना हो। हाँ, है ना। लेकिन उतना नहीं था जितना औरों में था, है ना, और समूह में था उतना नहीं था, लेकिन था इसमें, तो हम वही देखेंगे, है ना। तो जनजाति समूह किस तरह जीते थे ये हम देखेंगे, जनजाति समूह किस तरह जीते थे ये हम देखेंगे। तो देखिए, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कब? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में, और हमने पिछली कक्षा के एनसीईआरटी में देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों के समूह तो पढ़े थे, तो वही बात हो रही है। विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे, मतलब विभिन्न भागों में हर क्षेत्र हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ की क्या है, जलवायु गतिविधि अलग होगी। तो जहाँ जैसी जलवायु पाई जाती है वहाँ लोगों का कल्चर उसी जलवायु पर डिपेंड होता है, एनवायरमेंट बोलते हैं इसे हम, है ना। तो वही स्थिति है। तो अलग अलग क्षेत्रों के आदिवासियों का कार्य, जीने की प्रक्रिया वो अलग अलग थी, इसमें बताया गया है। अब देखिए, कुछ झूम खेती करते थे, इसमें देखेंगे। अब झूम खेती होती क्या है, झूम खेती होती क्या है, तो अब हम सीधे सीधे एडवांस पढ़ने पहुंच जाते हैं, हमें ये नहीं पता झूम खेती क्या होती है। तो आपके एनसीईआरटी में बताया, देखो कितने विस्तार में लिखा है एक शब्द को, हम वही तो पढ़ रहे हैं, हम वही तो पढ़ रहे हैं। क्या होती है झूम खेती। तो उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे, आदिवासी समुदाय थे, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। तो झूम खेती किसको कहते हैं, घुमंतू खेती को कहा जाता है। झूम खेती किसको कहते हैं, घुमंतू खेती को कहा जाता है, जो घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती है, उसी को घुमंतू खेती कहते हैं, है ना। तो इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। जो घुमंतू खेती थी, अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे जो भूखंड होते थे उन पर यह खेती की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे। उनको जमीन से ऊपर, जमीन से नीचे, ऊपर आसमान से धूप को जमीन तक लाने में जो पेड़ों के ऊपर पत्तियां थी उनको वो काट देते थे, जिससे क्या हो, वो ऊपर की धूप नीचे आ सके, जमीन पा सके, है ना। तो और जमीन पर उगी घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। जमीन पर जो भी घास फूस उगती थी तो जलाया और साफ कर दिया। ऊपर से पेड़ों को, पत्तियों को काट दिया, ऊपर से धूप आई, नीचे जो घास फूस थी उसको जला दिया और साफ कर दिया। फिर क्या किया, इसके बाद में घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। फिर जो घास फूस उन्होंने जलाई उससे जो राख बनी, उस राख को जो जमीन खाली है उस पर उसको फैला देते थे। इसमें राख में क्या होता था, पोटास होता था, है ना। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी मिल गया कि राख में क्या होता है, पोटास होता है, जो मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। अब समझेंगे, है ना, क्या होता है, पोटास होता है राख में। अब देखिए, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अब देखो क्या करते हैं आगे वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे। कौन, आदिवासी समूह। तो वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कोदालों से जमीन की ऊपरी ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वो ऊपरी जो जमीन की सतह थी, पेड़ को उन्होंने कुल्हाड़ों से काट दिया, और जमीन की जो ऊपरी सतह थी
उसको वो खुरच देते थे, है ना? जोतने के बजाय क्या करते थे? खुरच देते थे, है ना? वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। खेत को जोतते तो नहीं थे, खेतों को उन्होंने जोता नहीं, उनको उन्होंने खेत को ऊपर से खुरच दिया और उसमें बीज डाल दिया, है ना? तो उन्होंने खेत में क्या कर दिया? बीज बिखेर दिया। तो जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी, बीज बिखरने के बाद क्या हुआ? एक बार फसल तैयार हो गई तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। और फसल तैयार हो गई, उसको काटा, काट करके फिर वो वहां से उन्होंने अपने फसल को अपने पास रखा अपने यूज के लिए, फिर वो दूसरी जगह खेती करने के लिए चल पड़े अपनी जीविका बिताने के लिए, है ना? जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी, देखिए, जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। क्या होती थी? परती पड़ी रहती थी। अब इसमें परती शब्द का थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना? तो आपकी एनसीईआरटी देखिए कैसे आपकी एनसीईआरटी हर शब्द को, अब मान के चलो कि प्रति शब्द पता नहीं है आप लोगों को, है ना? तो ये हमको नहीं पता, तो फिर आप मान लीजिए कि प्रति ये इसमें दे दिया उन्होंने साथ में, तो हम प्रति के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ना, कुछ साल के लिए, कितना? कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए बिना बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उस मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। मतलब फिर उस पर खेती नहीं की जाती थी कुछ समय के लिए, उस पर खेती नहीं की जाती थी। इससे क्या होगा कि वो जमीन उपजाऊ हो जाए, साल 2 साल 3 साल बाद फिर दोबारा उस पर खेती करते थे, लेकिन उस जगह को फिर छोड़ देते थे एक बार खेती करने के बाद। जिससे क्या होगा? वो जमीन दोबारा उपजाऊ हो जाए। इसी को इसमें परती बोला है ना? तो वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की जो पर्वतीय व जंगली, पूर्वोत्तर और मध्य भारत का जो पर्वतीय व जंगलीय पट्टियों में यही रहते थे, पर्वतीय क्षेत्रों में और जंगलों की जो पट्टी थी उनमें ये रहते थे, है ना? अब देखेंगे इन वा- इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। इन लोगों की जो जमीन थी, जिंदगी थी, फसलों पर क्या करते थे? उन पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, है ना? कभी आते कभी जाते, जहाँ फसल की वहां चल दिए, यहाँ फसल की वहां चल दिए, तो उन पर कोई नियंत्रण नहीं था किसी का, है ना? आजाद थे एक तरह से। तो उसी बात की इसमें बात की गई है ना? तो वे केवल इस तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। क्या करते थे? इस तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। अब देखो इसमें साल बताया गया है ना? साल क्या है? एक पेड़ है साल, साल को एक पेड़ बोला गया है। महुआ क्या होता है? महुआ एक फूल है, एक फूल जिसे खाया जाता है। महुआ को एक फूल जिसे क्या किया जाता है? जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको? महुआ को, है ना? अब आगे देखेंगे, देखिए, कुछ शिकारी और संग्राहक, और हमने शिकारी और संग्राहक के बारे में हमने क्लास जो हमने 6 की एनसीईआरटी थी उसमें हमने एक एक शब्द को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा है ना? तो हम देखते कि कुछ शिकारी और संग्राहक थे, इसको देख लेते। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। तो देखिए, इसमें इस एनसीईआरटी ने आपको फिर दोबारा से कुछ शिकारी और संग्राहक के बारे में परिभाषित कर दिया। इसने क्या किया है? फिर दोबारा पढ़ लेते हैं हम कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते थे, पशुओं का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। इसी को इस शिकारी और संग्राहक कहा गया है ना? अब इसके बारे में और लिखा है उन्होंने, उसको देखते हैं। तो जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। जो आदिवासी जो शिकारी थे, जो संग्राहक थे, वो जंगलों को अपनी जिंदगी का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे, क्योंकि उन्हें उनकी आजीविका उस पर ही डिपेंड है ना? अब देखते हैं आगे क्या है। उड़ीसा के जंगलों में, हाँ, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले कौन से खोंड समुदाय, ये कहाँ रहते हैं खोंड समुदाय? उड़ीसा के जंगलों में। यहाँ से देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अगर ये मिलाने के लिए आ जाए आपके एग्जाम में, तो आपने पढ़ा है तो आप इसे कर लेंगे, आपने पढ़ा है तो आप इसे कर लेंगे, क्योंकि उड़ीसा के जंगलों में कौन सा समुदाय रहता है? खोंड समुदाय, है ना? तो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। तो टोलियां बनाकर क्या करते थे? ये टोलियां बनाकर शिकार करते थे, खोंड समुदाय जो उड़ीसा के जंगलों में रहती थी वो, है ना? और जो हाथ लगता
उससे आपस में बांट लेते थे, शिकार करते थे, और जो उनके हाथ में जो आया शिकार उसको आपस में वो बांट लेते थे, है ना। तो देखिए उनमें भी कैसे बांटने खाने की परंपरा है ना, बराबर देने की, तो आप समझ सकते हैं। और जो हाथ लगता था उससे आपस में बांट लेते थे, वे जंगलों से मिले फल और जंगलों से जो फल मिले और जड़ इसको भी खाते थे, है ना। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। खाना पकाने के लिए साल और जो महुआ का बीज है उनका जो तेल निकलता है उसका यूज करते थे। इलाज के लिए ये वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए क्या करते थे, वो बहुत सारी जंगल की जड़ी बूटी थी उसका वो यूज करते थे, है ना। और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जंगल से जो भी चीज इकट्ठी हुई तो उनको वहाँ के जो स्थानीय बाजार है, स्थानीय मार्केट है आसपास के, वहाँ पर उन चीज़ों को बेच देते थे और उनसे कुछ पैसे या अर्जित करते थे, या बदले में कुछ और चीज़ खाने के लिए लेते थे। इसमें देखते क्या बताया गया है, जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए, है ना, जब स्थानीय जो भी बुनकर होते और चमड़ा कारीगर, है ना, वो और कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए जो चाहिए, है ना, हाँ, रंगाई कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी चमड़े की रंगाई के लिए। इसके लिए जो कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी। तो यहाँ से आपकी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। उस समय कपड़े की रंगाई के लिए और चमड़े की रंगाई के लिए किसका यूज होता था, किस पुष्पों का यूज होता था, तो आपको पता है कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी क्योंकि इनके रंग अच्छे थे, नेचुरल कलर था, है ना, खराब नहीं होता था, छुटता नहीं था। तो ये आप समझ सकते हैं इसे। तो कुछ बताएगा देखिए, आदिवासी दिगंबरश्वरयों की, ये तो हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें देखिए जो डोंगरिया कंद कबीले की औरतें हैं, डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं और इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती जाएंगी। तो पत्तलें आप लोगों ने देखी हो, पत्ते की बनती थी, उनकी बात हो रही है ना। तो ठीक है। तो डोंगरिया जो उनका समूह है, ये डोंगरिया कंद कबीले की औरतें जो पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही थी, जो पत्तियों को पत्र बनाती हैं, तो ये उड़ीसा की औरतें हैं, उनका ये इसमें चित्र दिया गया है ना। तो अब थोड़ा इसको पढ़ के फिर हम इसको जो हमारा मैप दिया गया है इसको समझ लेते हैं। इस समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, ये बात तो सोचने की है भाई। जंगल में चावल और अन्य जो अनाज थे वो तो होते नहीं थे भाई। जंगल में क्या होगा, जंगल की चीज तो उत्पन्न होगी, लेकिन ये चीज के लिए क्या होगा, तो समुदाय के लोगों से होते थे। तो इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, ये बात क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। और बात सही भी है, आप भी जानेंगे तो क्या होता था। देखिए, तो वो कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चला लेते थे कि भाई उन्होंने कुछ जंगल की कुछ जड़ी बूटी दे दी और उनसे चावल ले लिए या कोई अनाज ले लिया। तो कभी कभी तो इससे अदला बदली से काम चल जाता था, लेकिन आगे क्या होता है, वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे, जैसे मैंने आपको बता दिया है ना। कई बार उन्हें जरूरी चीज खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता। अब भाई ये बताओ, उन्हें कोई जरूरी सामान खरीदना है, अब वो अदला बदली से नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कुछ पैसा तो चाहिए, है ना। मुट्ठी भर आमदनी में कुछ तो पैसा चाहिए जिससे वो अब जरूरत की चीजों को खरीद सके। तो वो कहीं ना कहीं तो काम करेंगे, है ना, वही कहा गया। तो उसमें कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे, इस वजह से आसपास के जो गांव थे उनमें वो नौकरी करते थे। कोई बोझा ढोता था, अब नौकरी में कोई क्या काम हो सकता है नौकरी में, है ना, कोई बोझा ढो रहा है, कोई बोझ ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था, है ना। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। जब भी वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो क्या होता था, आदिवासियों को मजदूरी के लिए, पैसा कमाने के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। मतलब पैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए, ज्यादा मिले चक्कर मिले, बस काम मिल जाए, उनका ये सिस्टम रहा होगा। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, अब उनमें समुदाय बहुत सारे कौन कौन से देखिए, जैसे मध्य भारत के बेंगा, ये जैसे मध्य भारत का जो बेंगा है ना, ये औरों के लिए काम करने से कतराते थे। ये मध्य भारत का जो बेंगा है, जो समुदाय है, तो ये औरों के लिए काम करने से थोड़ा कतराते थे, इन्हें थोड़ा अपनी इंसल्ट महसूस होती थी, बेइज्जती वगैरह बोलते हैं, मतलब इनको दूसरे के यहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता था। ये है।
औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। क्या बोलते थे कि हम जंगल की संतान है ना, जो केवल जंगल की उपज ही जिंदा रह सकती है। मतलब केवल जंगल की उपज पर ही वो लोग जिंदा रह सकते हैं, उनका ये मानना था, क्योंकि हम जंगल की संतान है ना। मजदूरी करना बेगांव के लिए अपमान की बात है। मतलब ये मजदूरी करना क्या समझते थे कि हमारे लिए अपमान की बात हो रही है, हमारे लिए अपमान की बात हो रही है, इसलिए हम मजदूरी नहीं करेंगे। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। जो चीज आसपास उसमें जंगल में जो नहीं पैदा हो रही है ना, उसके लिए क्या करेंगे, वो खरीद फरोख्त तो करेंगे, उसके लिए चाहिए पैसा, है ना। तो इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी लोग थे, वे उनसे सामान चाहिए, महाजनों पे से, महाजन जो है उन पे से पैसा चाहिए। व्यापारी सामान के बदले क्या देंगे, पैसा लेंगे, तभी तो सामान देंगे। तो उन्हें व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित होना पड़ गया। व्यापारी बेचैन व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे, है ना, और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। बेचने की चीजें वो लेके आते थे, उनकी कीमत भारी थी, मतलब इतनी भारी थी कि उन्होंने महाजनों से पैसा लेना पड़ता था उसके लिए। अब देखिए, सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे। जो भी आदिवासी लोग थे, वो महाजनों से जो पैसा लेते थे, तो वो महाजन उनको कर्जा तो दे देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा ब्याज होता था। अब बताओ क्या करेंगे, चीजें महंगी मिल रही है और हमें जरूरत है। अब उसका फायदा उठा करके जो महाजन, जो साहूकार है, वो महंगी ब्याज पर पैसा दे रहे हैं। देखिए, है ना। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबियों में धकेल दिया। क्या हो गया, इस तरह से जो आदिवासी समुदाय था, आदिवासी समाज था, इस तरह से कर्ज में चला गया, है ना, कर्ज में और गरीबी में चला गया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे, है ना। तो ये व्यापारियों को, किसको, महाजन को और व्यापारियों को क्या बोले लगे, महा ये समुदाय क्या, बाहरी शैतान और मुसीबतों की जड़ इनको मानने लगे। भाई इनकी वजह से हमको मुसीबत आई है, इन्होंने इतना महंगी कीमत में इन्होंने हमें सामान बेचा है, और इनसे हमने जो पैसा लिया है वो इतनी ब्याज पर दिया है कि हम इनका ब्याज ही नहीं चुका पा रहे। इसलिए उन लोगों ने उनको क्या माना कि हमारे शैतान की जड़ है ये, हमें जो कर्ज में ढकेल रही है ना, तो ये इनकी ही देन है, इनकी वजह से हमारी ये दिक्कत हुई है ना। तो मुसीबत की जड़ इनको मानने लगे थे। अब देखिए, इसको थोड़ा, कुछ जानवर पालते थे, है ना। उसके बाद थोड़ा पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा ये मैप थोड़ा देख लेंगे। भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके हैं, है ना। तो हम थोड़ा इस मैप को देखेंगे, मैप को देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप अपने पास एक एटलस रखेंगे, एक इंडियन पॉलिटिकल मैप रखेंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको उसमें ये मालूम पड़ेगा कि किस राज्य का कहाँ तक एरिया है, और उस एरिया में आप देखेंगे, जो हम आपको यहाँ मैप में बताएंगे, तो आप वहाँ पर उसमें नजर डालेंगे तो वो चीज़ आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगी, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, कि ये आपको मालूम पड़ेगा कि ये बाण गुज्जर राठवा जनजाति कहाँ की है ना, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा आप अपने पास पॉलिटिकल मैप रखेंगे, है ना, अभी के लिए, फिर बाद में जैसा होगा वैसे बताते देंगे। तो इसमें देखो, ये नागा जनजाति, खासी, हाँ, ये भी खासी, हजंग, रिझंग, संथाल, मुंडा, उरांव, संथाल, है ना, बेगास, मारिया गोंड, ये मतलब ये थोड़ा इलाका उसका उड़ीसा का किया गया है ना। और ये बिहार में कोई जाति नहीं बताएगी इसमें, उत्तर प्रदेश में कोई जाति नहीं दिखाएगी इसमें समुदाय की, है ना। और हमारे जो मध्य प्रदेश है, ये बेंगास, बंजारा गोंड, यहाँ पे ये जाति है। भील राजस्थान में, सहारिया राजस्थान में, है ना। अब देखिए, अब ये भोटिया, है ना, उत्तराखंड में, और गड्डी वन गुज्जरे, अब देखेंगे जनजातियां बताएंगी, बंजारा महाराष्ट्र में, है ना। कोयला, बंजारा गोंड, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना के इलाका पूरा इकट्ठा करके इन्होंने दिखा दिया है ना। माला, इरिवल, है ना जी, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, इनको इनको बता दिया गया है। तो हमने कहा आप, जैसे पराजा, बोंडा, कठा, कोया, सावरा, खोंड, ये जनजाति आपको दिखाई गई है ना। तो हमने आपको बताया क्या, आप अपने पास पॉलिटिकल मैप रखेंगे, उसमें चीज़ों को देखेंगे, तो क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा आप उसे अपने मैप में देख सकते हैं आसानी से, है ना। हमें उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब वे कुछ जानवर पालते थे। वो क्या जानवर जानवर पालते थे, हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। बहुत सारे जो आदिवासी समूह हैं, वो जानवर को पाल करके अपनी जिंदगी चलाते थे। आज भी गांव में देखेंगे देखेंगे जो आदिवासी समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना, जो वैसे किसान लोग हैं, तो वो भी जानवर पालते हैं ना, दूध दही के लिए पालते हैं जानवर, है ना। बोलते हैं कि उनमें जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं उनसे, है ना। तो आप देख सकते हैं उनसे मतलब उनसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। दूध दूध को डेयरी पे लेकर ले जाकर बेचते हैं, फिर वहाँ से जो भी जरूरत सामान होते हैं, है ना, वसा वाले, वो बना करके बेचते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इनकम भी है ना, उनसे रोजगार भी मिल रहा है। तो वही बात उसमें कही गई है। तो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे, है ना। बे चरवाए थे। तो चरवाए का मतलब होता है उनको जानवरों को चराना, है ना। घास, जो घास के मैदान थे उनमें जानवरों को ले जाकर चराना। मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहां जाते रहते थे। मतलब मवेशियों के और जो भेड़ों के जो भी झुंड होते थे, वो एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पर मौसम के अनुसार जाते थे, है ना। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी, तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर और आंध्र प्रदेश के, देखिए पंजाब के जो पहाड़ है ना, उनमें जो रहने वाले जो गुज्जर हैं वो, और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। क्या करते थे, ये गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग क्या थे, गडरिये थे, मतलब भेड़े वगैरह ये चराते थे। और कश्मीर के जो जो बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जो आप अगली कक्षा की पाठ्य पुस्तक होगी क्लास 9th की, उसमें इन चीजों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। अब देखो फिर कैसे इन चीजों को लिंक करने सीख जाएंगे, है ना, चीजों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे। अब जी, अब आ ही गया है, तो हम इसको पढ़ ही लेते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा, हम आपके शब्द को, एक एक शब्द को पढ़ेंगे। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए, ये हमारा संस्थान आप लोगों को ध्यान में रख करके आप लोगों के लिए ये काम कर रहा है। ये आपका संस्थान आपका अपना है, नंदिनी आईएएस के नाम से, है ना। तो आपका जो 25 मई का जो 2025 का प्रीलिम्स परीक्षा जो आईएएस की एग्जाम है, उसको ध्यान में रख करके आप लोगों के लिए ये चीज़ कवर कराई जा रही है। आप एक बार इतिहास पढ़ लेंगे, है ना, इन चीज़ों को एक दो बार कर ले जाएंगे आप लोग एनसीईआरटी को, तो फिर आपको दिक्कत तो नहीं आएगी, ये तो निश्चित है, 100% है। क्योंकि आपने देखो अच्छा कर लिया है, तब तक आप लोग अच्छा कर चुके होंगे। कुछ लोग तो एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है, बस वो समझते हैं कि हमें एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाए, या ये मिल जाए या वो मिल जाए, उससे कम हो जाएगा। लेकिन समय गुजरता जाता है, समय गुजरता जाता है, और चीज़ें दिमाग पर हावी होती जाती हैं, और क्या होता है, टेंशन हो जाती है उसमें, फिर होती है हड़बड़ाहट, है ना। तो फिर चीज़ें हो जाती है खराब। इसलिए आप अभी समय है हमारे साथ रह करके आप इनको कवर कर लेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, है ना। सब्सक्रिप्शन होगा हमारा, इससे क्या होगा, हमारा जो आप लोग, हमारे जो नंदिनी आईएएस के नाम का जो आपकी संस्थान, जो आपकी नंदिनी आईएएस संस्थान है, उसके नाम का ऐप डाउनलोड कीजिए अपने प्ले स्टोर से, है ना। ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें जो जो हम जो लेक्चर कर रहे हैं, जो और भी लेक्चर होंगे, है ना, तो वो आप यूट्यूब पर सीधे वहाँ पर ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर के सीधे लेक्चर दे सकते हैं। आप जो देखना वो देखिए, है ना, आपको यूट्यूब में सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो NANDNIIES के नाम से है, कोई स्पेस नहीं देना, ये लिखेंगे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, है ना। तो मेरा ये कहना है कि आपके जो घर में कोई बड़े लोग या कोई छोटे जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मेरा नमस्ते बोलिएगा, है ना। तो वही है कि मुस्कुराते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छा करेंगे, है ना, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो हम इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्या है इसमें, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, ये इसमें दिया गया है। शिकार का वक्त कौन सा है, बुआई का वक्त कौन सा है, नए खेतों में जाने का वक्त कौन सा है, इसका थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना। देखिए, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और
समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। आप समझ सकते हैं, इस चीज पर आपने ध्यान दिया है? ध्यान दिया होगा, मैं उम्मीद है आपने ध्यान दिया होगा। क्योंकि देखो, विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समझदारी अलग अलग होती है। हर समाज की अलग अलग समझदारी होती है काम करने की और उसको समझने की। तो आप भी देख सकते हैं, भी देख सकते हैं ना, तो इसी बात की गई इसमें। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों को बंटवारे में चलती थी। इसमें खास क्रम में, और मर्द और औरत के जो भी काम के बंटवारे थे उस क्रम में चलती थी इन लोगों की जिंदगी, है ना। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने, है ना, ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर और एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के जो बेंगा और खोंड समुदायों के बीच जो बिताए थे उन्होंने, है ना, 1930 से लेकर 1940 के दशक में कई साल जो इनके मध्य में कई साल बिताए थे इन्होंने, कहाँ, मध्य भारत में, जो बेंगा समुदाय और खोंड समुदाय के बीच में जो बिताए थे। तो एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय को आप समझेंगे क्या दिया गया इसमें, और काम के बंटवारे को समझ समझ में लाया जाएगा, है ना, समझ सकते हैं इसको। और वे लिखते क्या लिखते हैं, देखिए वो लिखते हैं कि क्षेत्र में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे झूठों को काटने जाती थी ईद के टाइम, है ना। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे, वे ठूठों को काटती थी। पुरुष क्या करते थे, वे बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे, और ये और जो उस समय की औरतें थी वो वहाँ के जो ठूठ बचते थे उसको काटते थे, है ना, काटती थी। और शिकार पर जाते थे बड़े लोग, पुरुष लोग बड़े पेड़ों को काटते काटते थे और वो शिकार करते थे, ना। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। कहाँ से? चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। किसका? बांस के जो फंदे होते थे उसका यूज करते थे शिकार के लिए। औरत सागो, इमली और मशरूम, मशरूम को उसमें कोकरमुत्ता बोला गया है, आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा औरत या तो केवल जड़े या कंद इकट्ठा करती हैं, या महुए के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। किसको? मध्य भारत में बैगा को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था, है ना। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के रूप में पी लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं, है ना। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां आने लगती थी और कार्तिक में कुटकी में पक जाती थी, है ना। आप देखेंगे कैसे इन्होंने माह के नाम बताए, उनमें जो काम होता था एक एक शब्द को उन्होंने बता दिया है। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी, है ना। और पूस में पटकन किया जाता था उस फसल का, है ना। देख कैसे बताया है उन्होंने। नाच गान और शादियां भी पूस के महीने में होती थी, है ना। माह 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 में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल लेते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी, है ना। अब देख सकते हैं किस समय किस महीने में क्या होता था, उन्होंने हिंदी महीने के नाम बताए गए हैं ना। तो यह चक्र पहले साल का होता था। ये जो चक्र इसमें बताया गया ये पहले साल का चक्र होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था। जो आपने ये चक्र देखा ये बता दिया ये पहले साल का है। जैसी साल दूसरी आती थी उसके लिए उन लोगों को शिकार करने का समय अधिक मिल जाता था। क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी दूसरे साल में। क्योंकि भोजन काफी होता था इसीलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। अब तीसरे साल में, है ना, तो आप देखेंगे। तो बेरियर एल्विन द्वारा लिखित बेगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोड्स बेरियर एल्विन पर पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय द्वारा इस पर आधारित है और लिख दिया। तो आप देखेंगे इस चित्र इसमें देखेंगे कि ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की बिहार 1946 का चित्र इसमें दिखाया गया है ना।
बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओ के साथ जंगल में जाते थे। वन की जो भी उपज है उसको इकट्ठा करने के लिए बच्चे अपनी माताओं के साथ जंगल में जाते थे, है ना। उसमें बताया गया है। गतिविधि भी थोड़ा आप देखेंगे क्या दिया गया इसमें, कि बेगा औरतें और मर्द जो काम करते हैं उनको ध्यान में से पढ़ें। क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई देता है? उनके कामों में क्या फर्क थे, आप बता सकते हैं, है ना। हमने देख लिया। अब देखो उसमें बेबड़ का मतलब बताया गया है क्या है, तो पढ़ेंगे हम कि मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो मध्य प्रदेश में जो भी घुमंतू खेती है ना मध्य प्रदेश में, उसके लिए बेबड़ का यूज किया गया है ना। अब कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, उनके बारे में थोड़ा कहा गया है, उसको पढ़ लेते हैं। घुमंतू आपने पढ़ लिया, है ना। आदिवासियों में पुरुष औरत के पीछे बीच में क्या काम बंटे होते थे और किस कैसा चक्कर बना था, आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो लोग कुछ जगह खेती स्थायी रहकर करते थे उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो वो उसमें बताया गया है कि 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। कब? 1900 सदी से बहुत 19 सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले, जनजातीय कबीले, कबीले मतलब लोगों का समुदाय होता था। तो बहुत सारे इन्होंने क्या किया, कम के 19 सदी से पहले ही एक जगह रह करके खेती करना शुरू कर दिया, है ना। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह पर खेती करते थे। अब वो जगह नहीं बदलते थे, है ना। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे, हल यूज करने लगे थे, है ना। और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। जब वो एक जगह खेती कर रहे हैं, हल का यूज कर रहे हैं, तो धीमे धीमे क्या हो गया, वो जिस जगह जगह को यूज कर रहे थे तो उन पर उनको अधिकार मिलना लग गया। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीनें पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, है ना। पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाने लगी इस जमीन को। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। जो भी कुल के जो सदस्य हैं, वहाँ के जो मूल निवासी जो जातियां हैं, उनके वो वंशज माने जाने लगे। तो देखिए, जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। जमीन पर क्या बराबर हक मिलता था सभी को। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। लेकिन फिर भी क्या होता था, उसमें कुछ ऐसा होता था, उस जो वहाँ का कुल था, उसके जो ज्यादा ताकतवर लोग थे, तो क्या होता था, उनका थोड़ा इसमें वो दिखाया गया है प्रभुत्व, है ना। तो कुल के लोग कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, तो वे कुछ मुखिया बन जाते थे। उनका थोड़ा क्या है, उनका प्रभुत्व बढ़ गया ज्यादा। तो ज्यादा ताकत हो गई तो वो उस जो कबीला है, जो मुखिया है, उनके बन गए, है ना। कबीले के मुखिया बन गए और बाकी उनके अनुयायी होते थे, है ना। बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन को बटाई पर दे देते थे। भाई जो मुखिया है तो वो क्यों खुद अपनी जमीन करेंगे, तो वो बटाई पर उनको दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गौड़ संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राह या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई दिए। अंग्रेजों को लगा जो लोग एक जगह रहकर के खेती कर रहे हैं वो सभ्य है। किन से सभ्य है? जो घूम कर खेती करते हैं या जो शिकार करते हैं या संग्रह का काम करते हैं, उनसे ये लोग सभ्य हैं जो एक जगह रहकर खेती कर रहे हैं, है ना। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। किसको? जंगल में जो रहने वाले जो जंगली है, और उनको बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। जो जंगल में लोग रह रहे हैं, है ना, जो जंगलों में घूम रहे हैं, उनको एक जगह बसाना है ना, उनको सभ्य बनाना है। ये अंग्रेजों को महसूस हुआ। अब इसमें देखते हैं, देखिए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। आप लोग पिछले मैंने आपको बताया कि औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है ना। तो इसमें कहा गया है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर जो क्या असर पड़े, क्या प्रभाव हुआ आदिवासियों के जीवन पर, वो उसमें आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। तो उससे हम पढ़ेंगे ना, छोड़ना कुछ नहीं है। जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है सब पढ़ना है ना। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। ब्रिटिश शासन का जैसे ही काल आया, समय आया, तो उस समय से क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के दौरान से ही आदिवासियों का जीवन बदल गया, है ना। जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्यों क्यों थे, ये बदलाव हुए क्यों थे, है ना। तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, फिर जो आदिवासी मुखिया थे उनको हुआ क्या।
तो देख लेते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था, जैसे हमने अभी पढ़ा है। अंग्रेजों के आने से पहले जो आदिवासी जो मुखिया होते थे, उन मुखियाओं का आदिवासियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। उनके पास औरों से ज्यादा औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी। मतलब उनके पास औरों से ज्यादा क्या होता था, पैसा होता था, वित्तीय साधन ज्यादा थे उनके पास, है ना, समृद्ध थे। और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी लोगों की। और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थायी नियम खुद बनाते थे, ये लोग, ना। लेकिन क्या होता है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। जैसे ही ब्रिटिश शासन आया, उनका जो वहां का प्रभुत्व आया उनके पास, है ना, वो उनके कब्जे में आए, तो उनके मुखिया थे आदिवासियों के, उनका कामकाज में बदलाव हुआ, है ना। क्या हुआ वो देख लेते हैं। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला। उन्हें जो वहाँ के जो आदिवासी के जो गांव थे, उन गांव में जो जमीनें थी उनका मालिकाना तो उन्हें मिला, उन मुखियाओं को। लेकिन हुआ क्या, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई थी, और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आपका कोई शासन नहीं रहेगा, हम जो नियम बताएंगे आप उनके अनुसार ही उन पर काम करवाइए, क्योंकि आप ये जमींदारी, मतलब ये जो जमीन आपकी है, उनके गांव के मुखिया, उनके गांव की जो संपत्ति है, वहाँ की जो जमीन जमीन है वो आपकी है ना। लेकिन वो शासक का काम नहीं करेंगे, आप जो हम जो नियम बता रहे हैं आप उस नियम के अनुसार ही काम करेंगे। ये उनको मुखियाओं को कहा अंग्रेजों ने। तो उन्हें अंग्रेजों को नजराना नजराना देना पड़ता था, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। मतलब अंग्रेजों के अकॉर्डिंग काम करना होता था, कहने मतलब ये है। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब जो परंपरागत काम थे उनके, अब वो नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि वो अंग्रेजों के अधीन आ गए। उनकी सास की शक्ति छिन गई उनकी। अब उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने नियम बनाए और थोप दिए, लो ऐसे ऐसे काम करवाओ, ये उन्होंने बता दिया। अब इस थोड़ा चित्र देख लेंगे। ये चित्र चित्र देखेंगे आप लोग, है ना। आज भी अगर आप लोग कुछ गांव में रह रहे होंगे, है ना, तो जो भी आप घास फूस की या बांसों से जो झोपड़ी बनती है, आप उनको बनाते हुए देखा होगा ना। तो उनको बनाने के लिए कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं आज भी। जैसे किसी ने बना ली झोपड़ी या छप्पर टाइप का बना लिया, तो उसको रखवाने के लिए, है ना, उसको एक छत का रूप देने के लिए, तो लोगों को, समूह को जरूरत पड़ती है। तो आज भी गांव में देखेंगे आप लोग, तो वहाँ पर लोग उसको उठाने के लिए लोग आ जाते हैं। तो इसमें बताया गया है। वैसे ही वैसा ही इसमें कुछ है, देखेंगे कि पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है ना। मैंने बताया आपको, जब हम भी कोई घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, बांसों की, फूसों की, है ना, तो उसे बनवाने के लिए और उसे रखवाने के लिए गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। अब देख सकते हैं, तो उनमें इसमें के भावनाएं थी, है ना। और उन पर अंग्रेजों का हो गया कब्जा। अब देखो, तो घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, अब ये देख लेते हैं। जो घूमने वाले काश्तकार थे उनका हुआ क्या, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी। जो घुमंतू काश्तकार थे, उनसे अंग्रेजों को काफी परेशानी थी। वो स्थायी उन पर अधिकार नहीं कर पा रहे थे, है ना। वो अपनी जगह जगह खेती कर करके अनाज इकट्ठा करते थे, या जो वन संपदा थी उसको एकत्रित करते थे और बाजार में बेचते थे। तो उनको कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तो इसमें कहा गया कि जो घुमंतू काश्तकार थे वो अंग्रेजों की समस्या थी, है ना। तो ये ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। तो ये चाहते थे, क्या चाहते थे, कि वो एक जगह रहे, है ना, एक जगह रहे और स्थायी खेती करे। तो स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। जो किसान एक जगह रह रहे हैं, है ना, तो उन पर कानून बनाना, उन पर थोपना आसान था, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने की अपेक्षा, घुमंतू की अपेक्षा। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। उन्होंने कहा ना, अंग्रेज जो लोग हैं ना, अपने शासन के लिए एक नियमित आमदनी चाहिए। और वो उस आमदनी का स्रोत ढूंढ रहे थे कि हमें वो आमदनी मिले कहाँ से।
फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। अब क्या नियम लागू कर दिए? उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। जमीन को मापा और माप करके आपको बता दिया कि भाई आपका हिस्सा आपके पास इतना है, आपको इतना राजस्व देना है, आपको इतना लगान देना है ना? बता दिया। उन्होंने ये भी तय किया कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। कुछ किसान क्या हो गए? भूस्वामी हो गए और कुछ को पट्टेदार कर दिए। भाई वही नीति, उन्हें कंट्रोल तो करना है किसी तरह से, तो उसको किसी ने किसी को भूस्वामी बना दिया और कोई किसान पट्टेदारी बना दिए। देखिए, जैसा कि आप देख चुके हैं कि अध्याय 2 में आपने पढ़ा है कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे। पट्टेदार क्या करते थे? जो अपने भूस्वामी थे उनका भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगा देते थे, जो आपने अध्याय 2 में पढ़ लिया है। उन्होंने वही नियम अपनाया वहां पर आदिवासियों पर भी। आगे देखेंगे, झूम काश्तकार को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जो घूमने वाले काश्तकार हैं उनको स्थायी रूप बसाने के लिए अंग्रेजों की कोशिशें नाकाम सी रही, है ना? वो सफल पूरी तरह से नहीं हो पाए। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। ये समस्या थी उनके लिए, ये समस्या आ रही थी। आगे देखेंगे, इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। इससे क्या होगा? उनका अनाज ज्यादा पैदा होगा, है ना? उनको समस्या नहीं होगी। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात मनमानी पड़ी, है ना? अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्से में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। जंगल के कुछ हिस्से थे, वहां पर उनको ऐसे कबीले थे, उनको उनको घुमंतू खेती करने की परमिशन दे दी थी अंग्रेजों ने, है ना? अब वन कानून और उनके प्रभाव देखेंगे। क्या? वन कानून और उनके प्रभाव। इससे पहले एक चित्र है, ये देखिए, इस चित्र को देखिए आप लोग, ये वाला। आप देखेंगे क्या ये क्या कर रहे हैं? हमें तो इसमें यह लग रहा है कि ये जो धान का जो बीज छिड़क देते हैं जिससे पौध तैयार होती है, उसको ये निकाल रहे हैं, है ना? उसको खा रहे हैं। इससे क्या होगा? उनका वृक्ष का रोपण किया जाएगा धान का पौधा रोपने के लिए, है ना? तो धान का पौधा रोपने के लिए किया गया। देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या लिखा है कि देखो, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें, वो इसमें ये चित्र दिखाया गया, इसमें देखेंगे आप लोग। गुजरात के एक जंगल में जो खेती कर रही है ना, ये ये भील औरतें हैं, भील समुदाय की औरतें हैं ये। देखेंगे, जंगल गुजरात के हैं ये। अब इसके आगे थोड़ा देखते हैं। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। घुमंतू खेती जो गुजरात के जो वन क्षेत्र है उसमें अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है ना? आप देख सकते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया। ये आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदान और जंगलों में धान की खेती के बीज रख देख सकते हैं आप लोग। हमने आपको दिखा दिया ना, धान के बीजों की जो पौधे तैयार हुए हैं उनको दिखाया गया है। तो वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो हम देखेंगे। तो वन कानून और उनके प्रभाव क्या हुए, है ना? तो जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है ना? आदिवासी समूह का जीवन है कहाँ से जुड़ा हुआ है? जंगलों से जुड़ा हुआ है। अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी क्या हुआ? भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने, और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। क्या? जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। देखिए आगे क्या होता है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। अब जो जंगल आरक्षित वन घोषित हो गए ना, तो उनमें तो कोई गतिविधि नहीं हो सकती। और अंग्रेजों ने जिन जंगलों को आरक्षित घोषित किया होगा तो वो जंगल बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होंगे, वो उनके आर्थिक के केंद्र रहे होंगे, इसलिए उनको रिजर्व किया होगा। ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजियों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। अब बताइए, इमारती लकड़ी पैदा होती थी वहां पर, तो वहां पर मानव गतिविधि क्यों होने देंगे वहां पर, है ना? तो वो क्षेत्र, वो जंगल रिजर्व कर दिए। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने,
फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी, है ना। जो रिजर्व क्षेत्र थे, जो रिजर्व जंगल थे, उनकी बात हो रही है। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? अब बताओ, ऐसी स्थिति में जो झूम काश्तकार थे वो किस तरह अपना जीवन व्यतीत करें, है ना। उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब जीवन जीने के लिए कुछ तो चाहिए। इस स्थिति में क्या हुआ, उन्होंने अपना क्षेत्र चेंज कर दिया। वो वहां छोड़कर दूसरी जगह चले गए, तो दूसरे इलाकों में वो चले गए। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासी के रहने पर पाबंदी लगा दी, अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर जो आदिवासी रहते थे उन पर जैसे उन्होंने पाबंदी लगा दी, तो फिर क्या हुआ, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। वह समस्या थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए, ये समस्या थी। भाई, स्लीपर्स का मतलब इसमें दिखाया गया लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, ये स्लीपर्स कहा गया इसमें, है ना। वही समस्या है इनके सामने, है ना। तो पाबंदी लगा दी, उससे क्या हुआ, उनके सामने समस्या आ गई। इस समस्या ये थी कि रेलवे के जो स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पेड़ को काटने के लिए, अब लकड़ी उससे जो मिलेगी उसको एक जगह से अब दूसरी जगह ले जाएगा कौन, ये समस्या थी। तो उसके लिए चाहिए मजदूर। अब मजदूर आए कहाँ से, तो ये बात इसमें कहा गया। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। औपनिवेशिक जो अधिकारी थे यानी अंग्रेज लोग थे, इन्होंने एक हल ढूंढा। क्या ढूंढा हल, है ना। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। झूम काश्तकार हैं, उनको जंगलों में उनको भूमि के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, उन्हें वहां खेती करने की छूट होगी और बशर्ते गांव में रहने वाले को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। वहां से वो खेती भी करेंगे, वहाँ के जो गांव में रहने वाले जो मजदूर हैं वो वन विभाग के लिए क्या करेंगे, मजदूरी भी करेंगे, और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए, है ना। एक तरह से उन्होंने अपना फायदा ही देखा, सस्ते श्रम देंगे, है ना। छोटे छोटे उन्होंने भूमि दे दी, जिससे क्या है उसमें लगे रहेंगे। अब छोटी भूमि पर उनकी पूरी आजीविका संपन्न तो हो नहीं पाएंगी, है ना। तो सभी आजीविकाओं को संपन्न करने के लिए उन्हें चाहिए पैसा, उसके लिए क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, है ना। और मजदूरी में उन्हें मिलेगा सस्ता श्रम, सस्ते पैसे मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तरह से वो उनकी देखभाल भी करेंगे, वन को भी देखेंगे, और वहां से वो श्रम का भी काम करेंगे, जैसे लकड़ी काटेंगे। और रेलवे स्लीपर्स बन रहे हैं उसमें भी उनका यूज जो होता है लकड़ियों का, तो वो भी उनका काम करेंगे। देखिए कैसे उन्होंने अपनी तकनीक बनाई, है ना। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन लग रहा है इन लोगों को, वही इसमें बताया गया है। अंग्रेजों का जो देश है इसमें जीना कठिन है। 1930 के दशक में पेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। कब, 1930 के दशक में। फिर क्या हुआ, एल्विन ने इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और संस्कृति को जानना चाहा। फिर क्या हुआ, उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनसे इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन गीतों को देखा, उसमें ये देखा गया कि अंग्रेजों के शासन में ये जो बेगा जाति है कितने बहुत बुरी तरीके से गुजर रही है। अब देखेंगे ना, लिखा है कि अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है ना। जीना कितना है मुश्किल, जमींदार बैठा है गांव में। और क्या लिखा है, दरवाजे में कोतवार और बगीचों में पटवारी। देखिए, खेतों में सरकार, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, और तो भैंस बेचते हैं जंगल करने के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। देखिए कैसे लिखा है उन्होंने, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। ये समस्या थी आदिवासी लोगों के जीवन पर, है ना। उन्होंने ऐसी नीति अपनाई, वही कि सस्ता श्रम, सबसे बड़ी समस्या यही है। सस्ता श्रम और कहीं से पैसा लें तो महंगा ब्याज, वही काम फिर एक तरह से बंधने जैसा काम हो गया ना। तो वो जिंदगी उतनी आजाद आसान नहीं लगती, वही बात कहा है इसमें। इसे देखेंगे, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। क्या किया, बहुत सारे जो आदिवासी समूह हैं इन्होंने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया।
जो बहुत सारे आदिवासी समूह थे उनकी बात हो रही है ना। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या क्या किया, जो नए नियम थे उनका पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है, उन्हीं तो तरीकों पर ये चलते रहे ना। तो कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की। बगावत, तो ये शब्द बगावत बार बार आ रहा है। तो बगावत का मतलब हो गया आक्रामक या विद्रोह करना, है ना, तो ये बगावत हो गया। तो 1906 में सोंगग्रम संगम सोंगग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे, है ना। अब इसे देखेंगे व्यापार की समस्या। अब व्यापार की समस्या आई, उसे देखेंगे क्या है। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूह ने पाया, कब, 1900 शताब्दी के दौरान की बात है, जनजाति समूह ने पाया, क्या पाया, कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। तो व्यापारी और जो महाजन थे ना, वो जंगलों में जल्दी जल्दी से आने लगे, है ना। वे वन उपज खरीदने लगे, नगद कर्जा देने लगे और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। देखिए, आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए, उनको कर्जा देने के लिए और उनकी उपज खरीदने के लिए ये लोग आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। उनको ये समझने में समय लग गया कि इन चीजों से क्या असर पड़ेगा, है ना, तो वो इसमें बात कही गई है। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। क्या, जो रेशम उत्पादक हैं, तो रेशम उत्पादकों की स्थिति को हम देखेंगे। क्या देखेंगे, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। 18वीं शताब्दी में 18वीं सदी में रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारतीय रेशम की जो गुणवत्ता थी वो सबको क्या करती थी, आकर्षित करती थी। और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे, है ना। अब देखेंगे भाई, जैसे निर्यात बढ़ेगा, है ना, बाजार फैलेगा, तो क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज पर ज्यादा जोर देगी, तो उसे चाहिए मुनाफा। तो वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े कीड़े पालते थे। तो रेशम के कीड़े कौन पालते थे, संथाल पालते थे। जो झारखंड में स्थित जो हजारीबाग के जो आसपास रहने वाले जो संथाल जाति आदिवासी समूह है, वो क्या बोलते थे, करते थे, रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे, है ना। देख सकते हैं, जो रेशम के व्यापारी हैं उन्होंने अपने एजेंटों को भेज दिया और आदिवासियों को कर्जा दे दिया और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। अब देखिए, इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। बताइए, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। अब देख सकते हैं, निर्यातकों को निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। बिचौलिए होते थे ना, उनको जमकर मुनाफा होता था, वो बहुत पैसा कमाते थे। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। जो रेशम उत्पादक हैं, जो रेशम उगाते हैं, उनको तो फायदा बहुत ना के बराबर होता था, मामूली मतलब कम कुल मिलाकर फायदा होता था। लेकिन जो बीज का काम करते हैं ना बिचौलिए, वो बहुत मुनाफा उठाते थे। सस्ते में खरीद लिया और महंगे में बेच दिया। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। किसको, आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। बोले कि इतने मेहनत करते हैं हम और पैसा हमको थोड़ा ही मिलता है ना। तो गुस्सा आता होगा उन्हें। अब ये चित्र दिखाएगा, इसे देखेंगे, है ना, जो चित्र है उसे देखेंगे।
चटाई बुनती एक अजाग औरत, है ना। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर के काम करती थी। देखिए आप लोग, देखिए। अब थोड़ी इनकी दशा देखो, इनकी, है ना। ये कौन है, देख रहे होंगे कौन है ये। ये कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर हैं, है ना। और आप देखेंगे इनके साथ कैसे बर्ताव किया जा रहा है। और ये ठेके पर काम करते थे, तो ठेकेदार इनको घर पर नहीं आने देते थे। एक तो कम पैसा देते थे, कम पैसों पर काम कराते थे, और घर पर नहीं आने देते थे। तो कुछ तो भाई उस कारखाने में कई लोगों की मौत हो जाती थी। तो इसी चीज को इसमें बताया गया, उसको हम पढ़ते हैं ना। देखिए, बिहार के कोयला खनिक, 1948 का ये चित्र, 1948 की घटना का चित्र है ये। तो 1920 के दशक में बिहार की झरिया, हाँ बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अब देखिए आदिवासियों की दशा कितनी बुरी हो चुकी थी उस समय। तो 50% खनिक आदिवासी लोग थे, है ना। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मर जाते थे। देख लीजिए क्या दशा थी उस समय। वो 50% आदिवासी समूह, देख लीजिए। तो थोड़ा समझ सकते हैं, है ना। दर्द भरी कहानी है इन लोगों की, और कैसे अंग्रेजों ने काम अपने फायदे के लिए करवाए, है ना। उनके किसी परिवार की चिंता नहीं रही उन्हें, किसी के मरने जीने से उन्हें कोई मतलब नहीं रहा, मन नहीं रहा उन लोगों को, है ना। उन्हें बस अपना प्रॉफिट चाहिए। तो काम की तलाश थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी, है ना। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। 19वीं की आखिरी सदी से क्या हुए, चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया, है ना। देखेंगे असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया, है ना। खदानों के लिए, बागानों के लिए, उनके लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया, क्योंकि वो कम पैसे पर मिल जाते थे। वे कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार थे। उन्हें जहाँ काम मिलता था वो वहाँ काम कर लेते थे, है ना। इसलिए उनको ज्यादा भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, है ना। ठेकेदार की तरफ से उन्हें भर्ती किया जाता था। ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। ये स्थिति थी, ये पोजीशन थी लोगों की, आदिवासी लोगों की, है ना। अब नजदीक से देखने पर क्या होता है, थोड़ा ये देख लेते हैं। आप चीजों को थोड़ा समझ पा रहे होंगे, है ना, और इनको लिंक भी कर पा रहे होंगे। तो हमने कहा कि संस्थान नंदिनी आईएएस आप लोगों के लिए ना कितना मेहनत और तैयारी के साथ आपको कंटेंट दिलाया जा रहा है। और एनसीईआरटी को आपके हर शब्द को आपके सामने एक पुस्तक के रूप में रखा जा रहा है, जिससे क्या होगा, आप उसे अपने साथ साथ पढ़ सकेंगे, अपने दिमाग में उसे छाप सकेंगे, और उसको, उस शब्द को डिटेल में बताया भी जा रहा है आप लोगों को। तो इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा आपको, है ना। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप पढ़िए। और आप ही मत पढ़िए, इसे और लोगों को भी भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। हमने आपको कहा कि आप हमारे इस संस्थान नंदिनी आईएएस के जो एप्लीकेशन है, ऐप है, वो नंदिनी आईएएस के नाम से है। आप उसे अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। नंदिनी आईएएस लिखेंगे, उसमें कोई स्पेस नहीं करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ की जो क्लासें आपको जो मिल है, हो रही है ये क्लासें, ये आपको सीधे वही मिल जाएंगी ऐप पे। ऐप यूट्यूब पर जाइए और मिल जाएंगी ऐप पे, है ना। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मैंने कहा कि आप अपने पास थोड़ा दिमाग पर जो बोझ बड़ा बैठा होगा आपकी तैयारी में, ऐसा होता है, सब लोगों के साथ होता है, ये पता नहीं, लेकिन होता है ज़्यादातर। तो आप उस दबाव को थोड़ा कम करिए, है ना, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी दो खत्म हो चुकी है, इतिहास की 6 7 की, और क्लास 8 की एनसीईआरटी है। अब ये भी कुछ देर में खत्म हो जाएगी, है ना, तो कुछ लेक्चर में। तो आप मानेंगे धीमे धीमे आप कवर कर जाएंगे। अब एनसीईआरटी ज्योग्राफी यही एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, और तो छोटे छोटे होते हैं, वो तो जल्दी हो जाते हैं।
तो आप जब एनसीईआरटी कर ले जाएंगे है ना, तो आपको एक प्रीलिम्स पास करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को, ना ना फिर कोई आपको डर रहेगा, ना आप डरेंगे, ना आप हड़बड़ाएंगे, आप अच्छे से काम कर ले जाएंगे। तो चलते हैं ना अपना टाइम कमाए अपने और दोबारा से। तो नज़दीक से देखने पर क्या है वो देखते हैं हम। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों और नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। अब बगावत वही आंदोलन या विद्रोह। तो 1831 से लेकर 1832 में कोल आदिवासियों ने, कोल मतलब कोयला ना, तो कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी इन लोगों ने। मध्य भारत में वस्त्र विद्रोह 1910 में हुआ था। कब? को थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ शब्दों को। वस्त्र विद्रोह कब हुआ था? 1910 में। और संथाल विद्रोह कब किया था? 1855 में बगावत या विद्रोह। और 1831-32 में कोल आदिवासियों ने भी किया था ना। तो ये चीज मैंने हाईलाइट कर दी है, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। यही से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आप तो पढ़ रहे हैं तो आपको तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए ना। 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ था। 1940 में ना महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ था। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा जहां भी नेतृत्व कर रहे थे तो वहां भी वो इसी तरह का विद्रोह था। अब थोड़ा हम गतिविधि देख लेते हैं, क्या है गतिविधि। पता लगाइए कि कोयला खदानों में काम के हालात बदल गए हैं या नहीं। पता लगाए कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौतों के क्या कारण होते हैं, आप पता लगा सकते हैं ना। ये हर बार की तरह आप लोगों के लिए दिया जाता है ये। अब हम थोड़ा बिरसा मुंडा को पढ़ लेते हैं। जो हमारे बिरसा मुंडा है इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था, है ना। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरी चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़े में नाचते गाते बीता था। ये बता दिया उन्होंने। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहड़ा के आसपास के जंगलों में हुई, है ना। उनकी जो परवरिश, जो उनका पालने पोसने का काम वहां हुआ था। गरीब से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था क्योंकि वो गरीब थे। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। अतीत में ही मतलब अपने कुछ समय पहले बिरसा मुंडा ने अपने जो उस समय विद्रोह हुए थे ना, उनकी कहानियों उसने सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों इन मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था, है ना। देखेंगे बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीगुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे, है ना। तो आप देख सकते हैं, है ना। तो बिरसा के समुदाय के लोग इस स्वर्ण युग की बात किया करते थे कि जब मुंडा लोग दीगुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह से आजाद थे, मतलब जब लोग अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, अंग्रेजों के शासन का अधीन नहीं थे, उस समय की बात बोल रहे हैं। तो वो उनका स्वर्ण युग था, उसकी बात बोल रहे हैं वो। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर से उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएं, इस समुदाय का मानना था। देखेंगे वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, है? अब देखेंगे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। लोगों को ये बताते थे कि आपको अपना साम्राज्य को वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने सुनने का मौका मिला। अब देखेंगे, है ना। अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपना खराब आदतें छोड़ दें। तो ऐसा हो सकता है कि बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ
समय बताया। अब देखेंगे, आगे देखेंगे। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे, है ना। देखेंगे, अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे, उन चीजों से, है ना। उन्होंने देखा, उससे क्या हुआ, उनको गहरा प्रभाव हुआ। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा का जो आंदोलन था, किसका था, आदिवासी समुदाय को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि आप लोग शराब पीना छोड़ दीजिए, गांव को साफ रखेंगे, डायन व जादू टोना में आप विश्वास नहीं रखेंगे। जो भी जादू टोना है, जो भी टोटके टोकने होते हैं, आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना। कभी कभी आज भी मानते हैं कि हाँ, टोटके हो जाते हैं गाँव में, टोना टोटके जादू वगैरह। तो ये थोड़ा विश्वास करने वाली चीज नहीं, लेकिन लोग मान लेते हैं ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और दिकू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया था, है ना। आगे देखेंगे, वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। ये उनको बाहर का मानते थे, जो मुंडा की जो जीवन शैली थी उसको ये नष्ट कर रहे थे। वैष्णव का मतलब क्या कहा है यहाँ पर, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं, है ना। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। तुम्हारा जो गौरवपूर्ण जो अतीत था, गौरवपूर्ण जो तुम्हारा पहले का समय था, आप उसको पाने के लिए संकल्प करें, है ना। वह अतीत के ऐसे स्वर्ण युग या सत्ययुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, उसकी बात हो रही है। तटबंध बनाते थे, है ना, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, वो पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें, वो ये चाहते थे। मतलब पहले जो उनका युग रहा है अंग्रेजों से पहले का, उसे उन्होंने स्वर्ण युग माना था, है ना। हम बाग लगाते थे, पेड़ लगाते थे, वहाँ खेती करते थे, है ना, हम मिलजुल कर रहते थे, हम अपने का खून नहीं बहाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखेंगे। तो उस युग को उन्होंने स्वर्ण युग कहा है। तो अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी, इनको, अंग्रेजों को। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था, ना। अब देखेंगे, यह आंदोलन, है ना, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। यह आंदोलन, देखिए, मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। आगे देखेंगे, हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे, मिशनरी, है ना। अब देखेंगे आगे, जब आंदोलन फैलने लगा तो क्या हुआ, जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की उन्हें सजा सुना दी गई। देखिए, गिरफ्तार कर लिया गया, 2 साल की सजा हो गई उन्हें। फिर 1895 से लेके 1897 तक ये जेल में रहे, है ना। तो 2 साल जेल में रहे। तो 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया, है ना। उन लोगों ने आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों 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 किसको बोला यहाँ पर, दीकू और यूरोपियों को रावण बोला है यहाँ पे, है ना। तो दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों पर, जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। कौन सा झंडा, सफेद झंडा। देखिए, तो ये स्थिति है ना।
ये स्थिति आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को उन्होंने निशाना बना लिया, और जो और जो चर्च इन पर हमला बोल दिया, और महाजनों और जमींदारों की जो संपत्ति थी उनको उन पर धावा बोल दिया, है ना। कहीं उन्होंने आग के हवाले भी कर दिया उन लोगों ने उनको, है ना। देख सकते हैं। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। तो बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? सन 1900 में। किससे? हैजे से मृत्यु हो गई, और आंदोलन हो गया ठंडा, है ना। फिर ये आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। देखिए, दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। तो ये परिणाम हुए, है ना। तो उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया इन लोगों ने, है ना। तो ये हमारा अध्याय फिनिश हो गया।